सामान्य हिंदी में आज हम वर्णमाला को देखते हैं। अगर हम वर्णमाला में भाषा को जानें तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। अगर हम भाषा की सार्थक इकाई को देखें तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है, यानी कि उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द है। पद यानी शब्द है। और जो शब्द है यानी पद से छोटी इकाई या शब्द से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो हमने देखा कि जो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई यानी वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से पद या शब्द, शब्द से अक्षर, अक्षर से ध्वनि या वर्ण। अगर हम देखें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें राम, तो राम में दो अक्षर हैं, एक तो है राम और दूसरा है माँ। अगर हम इसमें अक्षरों की संख्या को देखें तो अक्षर है इसमें दो, अक्षर है इसमें दो। और अगर हम इसमें वर्ण को देखें तो इसमें वर्ण है इसमें चार, वर्ण है इसमें चार, चार इसमें ये वर्ण है। इसके बाद अगर हम वर्णमाला में देखें, वर्णमाला में अगर हम वर्ण की परिभाषा को देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है जिसे हम वर्ण कहते हैं। और हम वर्णमाला की परिभाषा को देखें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर हम मानक हिंदी वर्णमाला में देखें तो जो मूलतः हिंदी है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। जिनमें 10 तो है स्वर और 35 हैं व्यंजन। और अगर हम लेखन के आधार पर देखें तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण आते हैं, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण आते हैं, जिनमें 13 तो स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं और जो 4 इसमें 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्वरों को, अगर हम स्वरों की संख्या को देखें तो कौन कौन से 13 स्वर हैं। अगर हम स्वरों को देखें तो स्वर हैं छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि और ऋषि और ये 13 स्वर लेखन के आधार पर 52 वर्ण में ये 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन का, चा, टा, ता, पा वर्ग के, अंत्यस्थ व्यंजन के 4 व्यंजन अंतस्थ के और 4 ऊष्म के वर्ण, यानी कि 13 तो स्वर जी हो गए, 13 स्वर जी है और का, चा, टा, ता और पा वर्ग के 25 व्यंजन ये हो गए। इसके बाद डा और ढा, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, प्लस 2 व्यंजन जो डा, ड़ा और ढा हैं। और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, अंतस्थ है यारा लावा अंतस्थ व्यंजन हो गए और ऊष्म व्यंजन हो गए, ऊष्म या संघर्षी सा एक ऊष्म व्यंजन हो गए। और संयुक्त व्यंजन, और जो संयुक्त व्यंजन है
जो है छत्र, त्रज्ञा और स्रा, और ए संयुक्त व्यंजन हुए। तो इस प्रकार से कुल लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विदेशों से आगत जो ध्वनियां हैं, जैसे अरबी फारसी के शब्द हैं, जैसे आ, का, खे, गे, ज और फा, इनमें जो नुक्ता वाले वर्ण हैं और अंग्रेजी भाषा के जो और चांद बिंदी वाले शब्द हैं, चांद बिंदी वाले वर्ण, ये अंग्रेजी भाषा के और ये अरबी फारसी, ये अरबी फारसी वाले, इनमें जो नुक्ता चिन्ह है, ये नुक्ता चिन्ह वाले हुए। इसके बाद हम देखें कि वर्णों की गणना में, तो वर्णों की गणना के आधार पर, यानी कि वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरी लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई गणना को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है और उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिनमें 10 स्वर, 37 व्यंजन, यानी 35 हिंदी के जो मूल व्यंजन है और 2 आगत व्यंजन जा और फा, और छत्र, ज्ञा, स्रा ये एकल व्यंजन नहीं है और ये संयुक्त व्यंजन है। और अगर लेखन के आधार पर हम देखें तो लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है और उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है और जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वरों को। अगर हम स्वरों को देखें तो स्वरों में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली स्वरों की संख्या, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या परंपरागत रूप से तो 13 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 स्वर ही हैं। इनमें से कौन कौन से 10 स्वर हैं? ओ और आओ, ये 10 स्वर ही उच्चारण की दृष्टि से इसमें शामिल किए गए। लेकिन परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या इसमें 13 है, जिनमें कौन कौन से शामिल है? इसमें ऋषि, अंग और आहा शामिल है। ये 3 स्वर और इसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर 13 स्वर शामिल हैं। अगर हम देखेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर, अगर हम स्वरों को देखें तो जिनमें पहला है मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर में पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में या जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, जैसे छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर है। दूसरा देखें हम तो दूसरा है दीर्घ स्वर। अगर हम दीर्घ स्वर को देखें तो हम दीर्घ स्वर में देखें कि दीर्घ स्वर में क्या है, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ और औ, ये दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद तीसरे आते हैं प्लुत स्वर। इसमें प्लुत स्वर में क्या है, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे किसी को पुकारने में, नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, राम। जैसे राम को हम देखें तो राम। इसके बाद हमने देखा कि मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला था ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसके बाद दूसरा देखा हमने दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और औ। इसके बाद देखा हमने प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे,
इसके बाद हम देखते हैं कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो पहला अग्रस्वर को हम देखें तो अग्रस्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। दूसरा हम देखें, दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उन्हें हम अग्रस्वर, मध्य स्वर, यानी उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, जैसे छोटा आ। तीसरा हम देखें कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे बड़ा आ, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, आओ और ओ। तो हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को देखा, जब 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अग्रस्वर, यानी जिनमें जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग का काम किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ए और आए। दूसरा है मध्य स्वर, जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ, छोटा आ। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और औ। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे, मुख द्वार के या खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है विव्रत। पहला है विव्रत। विव्रत या ओपन, या इन्हें कहें हम ओपन। इसमें क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें हम विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, बड़ा आ। दूसरा है, पहला है विव्रत, दूसरा है अर्धविव्रत। दूसरा है अर्धविव्रत, यानी हाफ ओपन। हाफ ओपन। हाफ ओपन में क्या है, इसमें अर्धविव्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख द्वार खुलता हो, जैसे छोटा आ, आए, आओ और ओ। तीसरा है, अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा है अर्धसम्रत, यानी अर्धसम्रत। अर्धसम्रत को हम देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में, इसे हम कह सकते हैं हाफ क्लोज। इसे हम हाफ क्लोज कह सकते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा लगभग बंद रहता है, उन्हें हम अर्धसम्रत कहते हैं। जैसे ए और ओ। इसके हम एग्जाम्पल को देखें तो ए और ओ। चौथा पॉइंट इसमें है, जिसे हम सम्रत, यानी क्लोज, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें हम सम्रत कहते हैं, सम्रत स्वर कहते हैं। जिसमें छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जिनमें छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो हमने देखा कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है विव्रत स्वर, जिसे हम ओपन भी कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग खुला रहता है, जैसे बड़ा आ। दूसरा अर्धविव्रत, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुला रहता है, हाफ ओपन, जैसे छोटा आ, आए, ओ और औ। इसके बाद तीसरा है अर्धसम्रत, यानी हाफ क्लोज। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, तो उन्हें हम अर्धसम्रत कहते हैं, जैसे ए और ओ।
और चौथा है संवृत यानी क्लोज, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद हम देखते हैं कि होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को इसके बाद हम चौथे पॉइंट में देखते हैं होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के हैं, एक है आवृतमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। पहला कौन सा है? पहला है आवृतमुखी। आवृतमुखी को हम देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम आवृतमुखी कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जो होंठ हैं जो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ, इन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो गोलाकार किनके उच्चारण में होते हैं? वृत्तमुखी के। यानी वृत्तमुखी स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? वे हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और औ। इसके बाद हम देखते हैं कि हवा के नाक व मुंह के खुलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह के खुलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई आदि। और दूसरे है अनुनासिक स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ, औ और ई आदि। और इसके बाद हम देखते हैं कि घोषक के आधार पर, यानी घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। यानी जितने भी जो स्वर हैं वो कैसी हैं? वो सघोष ध्वनियां हैं। वो कैसी हैं? वो सघोष ध्वनियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजनों को। अगर हम व्यंजनों को देखें तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि या आ स्वर मिला होता है और आ के बिना व्यंजन के उच्चारण संभव ही नहीं है। और वैसे तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, इनकी व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, लेकिन यदि इनमें दो व्यंजन जो द्विगुण व्यंजन है ड़ा और ढा, इनको भी जोड़ दिया जाता है तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो हम इनको सबसे पहले देखते हैं स्पर्शी व्यंजन में, यानी व्यंजनों के वर्गीकरण में हम स्पर्शी व्यंजन में इनको देखते हैं। और स्पर्शी व्यंजन में हम सभी का, चा, टा, ता, पा में सघोष अघोष व्यंजन को देखेंगे, अल्पप्राण महाप्राण इन सभी को इसी में हम देखेंगे। पहला है, हम देखें तो का, चा, टा, ता, पा, यानी KTMDO, याद है इनको हम शॉर्ट में लिखें KTMDO। यानी का वर्ग को हम लिख सकते हैं कंठ, ये क्या है? ये है कंठ। कंठ। दूसरा है तालु यानी तालव्य, और तीसरा एम यानी मूर्धन्य या मूर्धा, ये है मूर्धन्य। और डी यानी दंत, डी यानी दंत। और चौथा है ओष्ठ, चौथा है ओष्ठ। अगर हम इसमें अल्पप्राण और महाप्राण को देखें तो 1, 3, 5 अल्पप्राण है, यानी ये अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण हो गए।
और ए अल्प प्राण होंगे। और इसमें हम देखें तो का, खा, गा, घा, अणा। चा में, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और या। इसके बाद हम देखें टा वर्ग में, तो टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और या। इसके बाद हम देखते हैं ता वर्ग को, ता, था, दा, धा और ना वर्ग, ना व्यंजन। इसके बाद हम देखते हैं पा वर्ग को, पा, फा, बा, भा और मा। अब देखो ये है वर्ग। इसमें देखो कि जो का वर्ग है, एक का वर्ग है का, खा, गा, घा, या। एक चा वर्ग है चा, छा, जा, झा, या। एक टा वर्ग है टा, ठा, डा, ढा, या। और ये ता वर्ग है ता, था, ता, धा, ना। और ये है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। इसके बाद हम देखें अगर अल्पप्राण को, तो अल्पप्राण 1, 3, 5 अल्पप्राण है, 2, 4 महाप्राण है, यानी जी महाप्राण और ये भी महाप्राण। इसके बाद हम देखें तो जो 1 और 2 वर्ग के, वो है अघोष, यानी कि ए 1 और 2 के हैं अघोष, अघोष। और 3, 4, 5 ये है सघोष, ये है सघोष, सघोष और सघोष। यानी हमने इसमें देखा कि जो केटीएम डीओ से कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, जिसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा ये है अल्प प्राण, दूसरा चौथा है महाप्राण और पहला और दूसरा ये है अघोष और तीसरा चौथा पांचवा ये है सघोष। इसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजनों को। इसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजनों में हम देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच में अर्थात स्वरों या व्यंजनों के बीच में होता है। अगर हम इसके वर्ण की बात करें तो अंतस्थ में कौन से हैं? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। इसमें जो या है वो तालव्य वर्ग का है। अगर हम इसके वर्ग की बात करें तो या तालव्य वर्ग का है। और जो रा है वो वर्ष यानी मूर्धन्य है। रा वर्ष है, रा वर्ष है, ला वर्ष है। और जो वा है वो दंतोष्ठ है, वो दंतोष्ठ है, यानी कि दांत के ऊपर के दांत और निचला दांत होंठ के बीच का दंत्योष्ठ से मिलकर बना है, यानी ऊपर का दांत और नीचे का होंठ, दांत प्लस होंठ से मिलकर बना है। और ये सघोष हैं, ये सभी क्या है? सघोष हैं और महा अल्प प्राण है और अल्प प्राण है। इसके बाद हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों को। ऊष्म, इसके बाद हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी संघर्षी व्यंजन कहती है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों में हम देखें तो इसके बाद हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों को देखें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीव के, देखते हैं ऊष्म व्यंजनों को, तो ऐसे व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वो रगड़ खाकर उत्पन्न होते हैं, ऊष्मा पैदा कर उत्पन्न होते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, 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 हा। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, 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 हा। अगर हम इनके वर्णों की बात करें, वर्गों की, तो ये तालव्य वर्ग का है और दूसरा मूर्धन्य वर्ग का और तीसरा वर्ष वर्ग का। और हा ये स्वर यंत्रीय स्वर यंत्र है, यानी ये
स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र है, यानी कंठ के भीतर स्थित, यानी क्या है, ये कंठ के भीतर स्थित है, कंठ के भीतर स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे उच्छिष्ट व्यंजन को, जैसे ढा और ढा, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर जाती है और फिर मूर्धा को स्पर्श करके अचानक झटके के साथ नीचे आती है, उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, या फेंके गए व्यंजन, यानी उच्चित व्यंजन। उच्चित व्यंजन कौन कौन से, ढा और ढा है। और ढा और ढा के बारे में देखें तो ढा और ढा में जो ढा है वो मूर्धन्य है, वो मूर्धन्य है और सघोष है और अल्प प्राण है। और जो ढा है वो मूर्धन्य है, सघोष भी है, लेकिन महाप्राण है, लेकिन महाप्राण है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अयोगवाय है, अंग आहा यानी विसर्ग वाले, इसके बाद अयोगवाय, अंग और आहा। इसके बाद संयुक्ताक्षर व्यंजन जो छत्र, ज्ञा, उत्सरा है। अगर हम संयुक्ताक्षर व्यंजनों की बात करें तो संयुक्ताक्षर व्यंजनों में जो छत्र व्यंजन है वो का और सा से मिलकर बना है, और जो दग व्यंजन है वो ता और रा से मिलकर बना है, और ज्ञा है वो जा और या से मिलकर बना है, और स्रा है वो सा और रा से मिलकर बना है, वो सा और रा से मिलकर बना है। तो ये है संयुक्ताक्षर व्यंजन, जिनमें जो छत्र है वो का और सा से मिलकर बना है, तग है ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा है जा और या से मिलकर बना है, स्रा है वो सा और रा से मिलकर बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम देखेंगे संधियों को। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।